दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स की, जो कि डेफिनेटली आप किस भी गवर्नमेंट कोऑपरेटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर और भी किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसमें डेफिनेटली जो है आपको हेल्प करने वाली है। चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो या नॉन टीचिंग पोस्ट हो, या फिर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम डेफिनेटली बहुत सारे टिप्स समझने वाले हैं, है ना, ताकि किस तरीके से हम जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें DSSB की, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है हमें अंडरस्टैंड करने की, हमें समझने की ज़रूरत होती है कि आखिर उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है ना, क्या है सिलेबस उस एग्ज़ाम का और कैसा पेपर पैटर्न है एग्ज़ाम का। अगर हम अच्छे से सिलेबस समझ लें उस एग्ज़ाम का और अच्छे से पेपर पैटर्न समझ लें उस एग्ज़ाम का, तो किसी भी एग्ज़ाम का 50% काम जो है आपका वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 50% ही मेहनत करनी है आगे की। 50% मेहनत आपकी तभी साकार हो जाती है जब आपको अच्छे से सिलेबस और पेपर पैटर्न पता चल जाता है। ठीक है, पता चल जाता है, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पता चल जाता है मतलब ये नहीं कि हाँ हम गए और जाके कहीं से भी हम प्रिंट करा के लाए और फिर भूल गए, ऐसे नहीं। आपको सिलेबस को जो है अच्छे से एनालिसिस करना है, समझना है। ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, पेपर पैटर्न को समझना है, अच्छे से देखना है पेपर पैटर्न को कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये आप कब कर पाओगे? जब आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ के अच्छे से बस समझ लिया कि कौन कौन सा टॉपिक है और उस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, वहीं पर आपका 50% जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। आई बात समझ में? तो आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सा भी वो एग्ज़ाम है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना घबराने की ज़रूरत है। आप सबसे पहले जो क्या काम कीजिए, आप उस एग्ज़ाम का जो है कहीं से भी सिलेबस पता कीजिए कि आखिर उस एग्ज़ाम का जो है सिलेबस क्या है, किस तरीके के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस सिलेबस में, है ना, कैसा सिलेबस है एग्ज़ाम का, कैसे क्या क्या चीज़ें टॉपिक्स पढ़ने हैं हमको, वो पता कीजिए, उसको डिटेल में अंडरस्टैंड कीजिए। वो करने के बाद आप PYQ उठाइए, प्रीवियस ईयर उठाने के बाद आप क्या करेंगे कि समझेंगे कि जो जो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1857 रिवॉल्यूशन मान लो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, तो हम क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं 1857 रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। उस पेपर पैटर्न को समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ये होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेपर पैटर्न। गॉट इट? तो अगर इतना कीजिए, डेफिनेटली ये मेरा टिप नंबर 1 है, आप इतना कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे DSSB की, तो DSSB फ्रेंड्स बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बात करूँ तो DSSB में फ्रेंड्स पेपर 1 जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, पेपर 1 में पहले 40% की क्राइटेरिया थी, अब इसको भी हटा दी गई है। अब पेपर 1 में 40% की क्राइटेरिया नहीं है, अब सिर्फ पेपर 2 में 40% की क्राइटेरिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये नहीं समझना है कि हम पेपर 1 को बहुत हल्के में ले रहे हैं, अब तो क्राइटेरिया भी हट गया। नहीं, देखो एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन तो आपका यही कराने वाला है, इसलिए आप इसको हल्के में न लीजिए, आप इसके ऊपर काम कीजिए, और काम ही नहीं बहुत अच्छा काम कीजिए, ताकि यहाँ से जो है आपका बहुत अच्छा मार्क्स जो है स्कोर हो सके। अगर यहाँ पर आपका बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर होगा तो इसका मतलब ये है कि आपको फाइनल सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इस पे आप बहुत मेहनत से काम कीजिए, बहुत अच्छे से काम कीजिए। ठीक है, जिनको नहीं मिल रहा है पेपर, डेफिनेटली वो www.toppersgalaxy.com पे है, वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मिल जाएगा आपको PYQ के पेपर्स। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाएंगे, वहाँ पे भी आपको हम PYQ सेंड करते रहते हैं। चलिए, इसके बाद क्या कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न में फ्रेंड्स क्या होता है, मैंने आपको अभी भी बताया कि आप क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। जैसे आप पेपर पैटर्न जब देखोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगी कि आखिर मुझे रीजनिंग करना है तो कितना हद तक रीजनिंग करना है, अगर मुझे जनरल अवेयरनेस करना है तो किन किन टॉपिक्स को कवर करना है और कितना कवर करना है, अगर मुझे हिंदी इंग्लिश पढ़ना है तो मुझे देखना है कि अगर मेरे पेपर में पैसेज आ रहे हैं तो मुझे पैसेज सॉल्व करने की ज़रूरत है, अगर पैसेज नहीं आ रहे हैं तो पैसेज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कब पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब
आप जो है PYQ का एनालिसिस करेंगे, पेपर उठा के देखेंगे। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे नहीं तो कोई बोल देगा 20 मार्क का आपको आने वाला है इंग्लिश, आपको नहीं पता इसमें 20 मार्क में क्या क्या पूछ देगा। अगर आपने पेपर देखा है तो आपको पता चलेगा कि नहीं इस 20 मार्क में जो है ये आपका पैसेज भी पूछ सकता है, इस 20 मार्क में जो है ये आपका जो है एक्टिव पैसिव भी पूछ सकता है, ठीक है। इस 20 मार्क में है आपको जो है फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछ सकता है, इस 20 मार्क में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछ सकता है। ये आपको तब पता लगेगा जब डिटेल में आप चीज़ों को देखेंगे, जब तक नहीं देखेंगे नहीं समझ में आने वाला है माय फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। फ्रेंड्स आज के टाइम पे जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, पहले के टाइम पे भी पर अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम देने जाता है हर कोई बहुत होशियार है, हर कोई इक्वली इफिशियंट है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। पर होता क्या है, जो बहुत अच्छे से जो है टाइम मैनेजमेंट कर लेता है, अच्छे से टाइम मैनेज करके अपने पेपर को सॉल्व कर लेता है, पूरा पेपर सॉल्व कर लेता है, वही आप देखते हो कि फाइनल सीट जो है लेके जाता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है अपने आप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है कि अगर हम बात करें सिर्फ DSSB एग्जाम की ही, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि आप पेपर में जो है इसमें 2 सेक्शंस है, ये आपका सेक्शन 1, ये आपका सेक्शन 2, तो मान लीजिए सेक्शन 1 में अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया तो आपका सेक्शन 2 में आपके लिए टाइम ही नहीं बचेगा। हाँ, इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और यहाँ तक कि आप ये देखेंगे कि DSSB के एग्ज़ाम में तो आप बैक भी नहीं आ सकते। बाकी अगर आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ऐसा है कि मेरा मन कर रहा है तो मैं पेपर 1 से स्टार्ट करूँगी, मेरा मन कर रहा है तो मैं पेपर 2 से स्टार्ट करूँगी। पर DSSB में ऐसा नहीं है, जो आपके स्क्रीन पे आ गया आपको वहीं से स्टार्ट करना है, वही चीज़ सॉल्व करनी है, ठीक है। वहीं से चीज़ें सॉल्व करनी है, वही करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन तक ही स्किप कर सकते हो। जैसे एक सेक्शन का जो है 1 to 20 एक सेक्शन में क्वेश्चन होते हैं, अगर आप 1 से 20 तक ही एक सेक्शन में जो है 1 से 20 तक ही होता है, आप वहीं तक क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 21 नहीं लेके आ सकते, ठीक है। बाकी एग्जाम्स में ऐसा नहीं है, बाकी एग्जाम्स में आप लेके आ सकते हो। तो बाकी एग्जाम्स में तो अपनी आप स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो कि आपका मन करे तो पहले मैंने हिंदी से बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पहले इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। जो टॉपिक उनको आता है पहले वो वाला टॉपिक्स कर लेते हैं ताकि उनका जो मोरल है वो बूस्ट हो जाए। उसके बाद जो है मैथ्स और बाकी सेक्शन पे जाते हैं ताकि टाइम वेस्ट भी ना हो और वो कर भी लें, ठीक है। जो मार्क्स गेन करने वाले टॉपिक वो पहले कर लेते हैं। पर DSSB में थोड़ा सा उल्टा होता है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको जो है सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आएंगे पेपर 1 और पेपर 2 के, और 20 का क्वेश्चंस का जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा, आपको वही सॉल्व करना है जो स्क्रीन पे आएगा। फिर जब इस सेक्शन को सबमिट करेंगे तब जाके दूसरा सेक्शन आएगा। तो ये चीज़ है इसमें, इसीलिए थोड़ा DSSB डिफरेंट है थोड़ा अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, इसलिए हमको इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो एग्जाम है मैं उनके लिए बता दूँ कि आपको तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको ध्यान में रखना है, देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ किस में है। जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको पहले सॉल्व करो। उससे क्या होगा, आपका मोरल बूस्ट होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे को आ रहा है, तो आप आगे की चीज़ें भी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजिक अप्रोच लगाना है। कैसे अप्रोच लगाना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ध्यान देना है, समझना है चीज़ों को कि किस तरीके से बहुत जो है मिनिमम चीज़ों में ही मेरे को मैक्सिमम जो है वो यूटिलाइजेशन हो सके चीज़ों का। कहते हैं ना मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। मान लो कि अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रही हूँ उसका मैं किस तरीके से मल्टीपल बेनिफिट ले सकती हूँ, आपको वो देखना है, ठीक है। आपको इस तरीके से जो है अपनी स्ट्रैटेजी, अपने अप्रोच को बनाना पड़ेगा कि अगर मान लो अगर मैं इंग्लिश का पेपर दे रही हूँ, अगर मैं TGT इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो TGT इंग्लिश के एग्ज़ाम में क्या है कि मेरे को पता है कि 20 मार्क का जो है आने वाला है पेपर 1 में, और मेरे को ये भी पता है कि 100 मार्क का जो है मेरा होने वाला है पेपर 2। तो यहाँ पर तो मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है ना। वही अगर मैं सोशल का एग्ज़ाम देने जाने वाली हूँ, सोशल का एग्ज़ाम में क्या होगा, GK GS में 20 मार्क में मेरे को हेल्प मिलेगी और बाकी का 100 मार्क में मिलेगी ही। वही अगर मैं मैथ्स में करने जा रही हूँ तो यहाँ के मैथ्स में 20 मार्क में मेरे को हेल्प मिलने वाली है। आई बात समझ में, मतलब आपका पेपर 2 कौन सा भी हो, आपको पेपर 1 के 20 मार्क में कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा ही। तो ये भी अपने आप में एक स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है। तो ये तो DSSB की बात हुई। अदर एग्जाम के लिए अगर आप किसी से भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो अगर आपका रिलेवेंसी चीज़ें हैं पेपर 1 में, मतलब वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ तो आप वहीं से पेपर स्टार्ट करो,
ताकि आपको क्या होगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको मोरल बूस्ट होगा आपका कि हाँ मेरे को आ रहा है पेपर, तो आप इजीली पेपर लास्ट तक कर पाएंगे। पहले ही आप डीमोटिवेट हो जाएंगे तो कैसे पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे, लगेगा कि अरे मेरे को आता ही नहीं है, पेपर में डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो आपको आता है वो वाला टॉपिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उस तरीके से आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके सिलेक्शन में। ऑलराइट, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, रिफाइनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपने प्रॉब्लम को जो है अलग से लिखिए। अगर मैं रीजनिंग का क्वेश्चन कर रही हूँ, मेरे से रीजनिंग के टॉपिक में मान लो मेरे से एज रिलेटेड प्रॉब्लम रॉन्ग हो रहे हैं, तो मेरे को उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो मैं अलग से उस पर काम करूँगी। अगर आप जब तक अलग से उस पर काम नहीं करोगे तो क्या होगा, आप डेफिनेटली जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे और वो क्वेश्चंस आपके हमेशा जो है रॉन्ग होते चले जाएंगे और आगे तक रॉन्ग होंगे, आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगी। आपको उस पर अलग से ध्यान देके उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मेरे को उन टॉपिक्स पे काम करना है जो मल्टीपल टाइम पूछे जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे आपके सिलेक्शन में। तो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत आपको ध्यान रख के आगे काम करना है, ताकि आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ रिपीटेटिव टॉपिक्स होते हैं जो हर पेपर में पूछे जाते हैं, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हर पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं, जब DSSS में एक ट्रेंड स्टार्ट किया है कि वो एक इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो ना बता देंगे। जैसे मान लीजिए एक राम नाम का लड़का है, ठीक है, उसको 50% मार्क्स आ गए हैं, तो उसको जो है 50% मार्क्स आए हैं ग्रेजुएशन में, और पीजी में मार्क्स आए हैं उसको 70%, तो जो है वो सीए के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। और फिर और क्या होगा, और कोई दूसरा और ऑप्शन दे देंगे कि उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी जाके वो सीए का फॉर्म फिल कर सकता है। और आपको फिर दे देंगे कि ठीक है, अब राम को जो है मार्क्स कम आ गए हैं मास्टर्स में, उसको मार्क्स मान लो 30% ही आ गए हैं या 33% मार्क्स आए हैं, तब वो एलिजिबल है कि नहीं वो बनने में। तो इस तरीके जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके बेसिक एप्टीट्यूड से सॉल्व होते हैं। आप किसी भी किताब में पढ़ लो, ये सब क्वेश्चंस आपको नहीं देखने मिलेंगे, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने आपको नहीं सिखाएंगे, ठीक है। तो ये सब तभी होगा जब आप PYQ सॉल्व करेंगे, तभी होगा जब आप चीज़ों को देखेंगे। उसीलिए आपके जो है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप ज़्यादा इफिशियंट बनोगे। अगर मेरे को साइकिल चलानी है, अगर मुझे साइकिल चलानी है तो मैं साइकिल चलाऊंगी, तो ही तो मैं साइकिल चला पाऊंगी। मैं ट्रक चलाने लग जाऊँ, बोलूँगी अरे मेरे को साइकिल चलाना नहीं आता, तो कैसे आएगा? आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमको उन्हीं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जो हमको नहीं आती हैं। तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना है हमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे अगर हम ध्यान देने लग जाएंगे तो आप देखोगे कि डेफिनेटली जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, और आप डेफिनेटली जो है बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपको बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद आपकी जो एक सीट है ना, जिस सीट के लिए हम काफ़ी टाइम से परेशान हैं, वो एक सीट आपको मिल के रहेगी और आपको दिलवा के रहेंगे, ठीक है। यही जो चीज़ है, हम काफ़ी समय से इसके बारे में बात कर रहे हैं। और एक सीट डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका DSSS में, यकीन रखिए मेरा, हमारे साथ डेफिनेटली जुड़ रही है। जो भी DSSS से अपडेट्स आती हैं, जो भी एग्जाम्स की अपडेट्स आती हैं, वैकेंसीज़ की अपडेट्स आती हैं, मैं आपको हमेशा ही उनसे अवगत कराती रहती हूँ। और आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, बाकी के सेशंस भी आपको अच्छे लगते होंगे, ठीक है। साथ ही आप www.topperscollership.com पे जाके आप सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। इसका बिल्कुल भी चार्ज नहीं लगता, कोई इसी तरीके कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए डेफिनेटली आपके साथ है, और एक सीट तो हम आपको दिलवा करेंगे इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ जो है हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आपको डेफिनेटली मोटिवेट करें, या कोई और जो है एजुकेशनल टॉपिक आपको ध्यान में हो, डेफिनेटली बताइए, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। डेफिनेटली जो है हम आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स।